हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना लॉ का क्लास। ठीक है, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑफर, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्सेप्टेंस एंड व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। ठीक है, इतना चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, दैट इज कंसिडरेशन। बताया था ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस becomes a promise, promise plus consideration becomes an agreement। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, कंसिडरेशन। ठीक है, तो कंसिडरेशन अगर हो गया तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा, और फिर एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब दो चीज पढ़ना बाकी रह गया इसमें। एक है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंसिडरेशन, दूसरा व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन याद है, थोड़ा सा मतलब बताया था कंसिडरेशन का, अभी उसको एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने। ठीक है, जो थोड़ा सा बताया था उसका मतलब था कंसिडरेशन का समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना। तो जब भी हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा जरूर होना चाहिए। हम लोग पढ़े थे, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन ही नहीं है, देन दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। जैसे दो व्यक्ति आपस में कोई भी एग्रीमेंट किए, ठीक है, तो उसमें दोनों व्यक्ति को कुछ ना कुछ बदले में मिलना चाहिए। दे मस्ट बी बेनिफिट्स ऑफ बोथ दी पर्सन, दोनों का कुछ ना कुछ जरूर फायदा होना चाहिए। तो ये जो बदले में कुछ मिलेगा, दिस समथिंग इन रिटर्न इज नोन एज कंसिडरेशन। जैसे ए और बी कॉन्ट्रैक्ट किए, ए कार देगा और बी बदले में 5 लाख रुपए पे करेगा। ठीक है, तो ए को क्या मिल रहा है, ए इज गेटिंग 5 lakh rupees, A is getting 5 lakh rupees and B is getting the car। तो ये जो कुछ मिला 5 लाख और कार, ये क्या है, दिस इज समथिंग इन रिटर्न, दैट इज कंसिडरेशन। ठीक है, तो हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं है, देन देयर विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ केसेस ऐसा है जहां पे तुम्हारा कंसिडरेशन नहीं है फिर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए इतना जाने रहो कि इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो तो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंसिडरेशन। ठीक है, चलो लिखना लिखना कंसिडरेशन मीन्स पहले लिख लो, अभी कुछ समझ में ऐसे खास आएगा नहीं। ठीक है, व्हेन एट द desire when at the desire of the promiser the promisee or any other person, the promisee or any other person has done or abstained from doing, has done or abstained from doing, comma, or does
और abstains from doing और promises to do or abstain from doing such an act or abstinence is called consideration। सर ये क्या लिखे हो सर? आपको कुछ समझ में आ रहा है जो लिख रहे हो ये सब? सर बेटे हमको तो समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे इतना पता जरूर है कि तुमको तो एक लाइन भी इसमें समझ में आया नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक भी लाइन समझ में नहीं आया इसमें, और मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं है। देखना कैसा जादू करेंगे हम कंसिडरेशन में। ये कुछ समझ में आया नहीं, कंफर्म है कुछ नहीं समझ में आया, प्लस मैं कुछ समझाऊंगा भी नहीं इसमें, मैं आगे पढ़ाऊंगा सीधा। ये पैराग्राफ को भूल जाओ, सीधा मैं आगे पढ़ाऊंगा, और आगे पढ़ाने के बाद जब मैं वापस ये पैराग्राफ में तुमको लेके आऊंगा तो तुम बोलोगे सर ये हमको तो सब समझ में आ रहा है ये पैराग्राफ में है, ऐसा होगा? हाँ बेटे ऐसा होगा इसमें, कि ये पैराग्राफ बिना समझाए समझ में आएगा। ऐसे कैसे होगा सर? चलो मैं दिखाता हूं ऐसे कैसे होगा। ठीक है, तो अभी के लिए पैराग्राफ को छोड़ देंगे, हम कुछ रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन है वो पढ़ेंगे, वापस आएंगे इस पैराग्राफ पे। ठीक है, और जिस दिन वापस आएंगे इस पैराग्राफ में भी आज के क्लास में ना आ पाए तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे, और जब वो क्लास में उस पैराग्राफ में आएंगे हम तो समझाना ही नहीं पड़ेगा, तुमको ऑलरेडी पता होगा सब कुछ। ठीक है, चलो तो हम लोग अब लिखेंगे इसके बाद फुल स्टॉप। फॉलोइंग आर दी rules governing consideration। फॉलोइंग आर द रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के रिलेटेड रूल्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अब। ठीक है, चलो तो पैराग्राफ को भूल जाओ, है ना, और लिखना पॉइंट नंबर 1। कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़े थे रूल्स गवर्निंग ऑफर, रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस, वैसे ही आएगा रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर 1, कंसिडरेशन must move at the desire of promiser। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द promiser। क्या बोल रहा है? एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन कितना होगा ये बात कौन डिसाइड करेगा? प्रोमिसर डिसाइड करेगा। प्रोमिसर मतलब जो ऑफर दिया है, ऑफरर, ऑफरर या प्रोमिसर एक ही बात है, ऑफरी या प्रोमिसी एक ही बात है। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन कितना होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑफरर। जो ऑफर दे रहा है वो डिसाइड करेगा कि वो कितना रुपए में उस सामान को बेचना चाहता है। ठीक है, तो सबसे बेसिक बात है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन इज डिसाइडेड बाय द प्रोमिसर और ऑफरर। ठीक है, वही लिखा हुआ है बेटे, और कुछ नहीं है। चलो लिखेंगे हम लोग, लिखना इसके अंदर अंदर कंसिडरेशन must be offered
at the desire of the promiser. Consideration must be offered at the desire of the promiser. An act done at the desire of a third party is not a consideration. किसी और की इच्छा से किया गया काम कंसिडरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है? प्रोमिसर की इच्छा से किया गया काम कंसिडरेशन है, लेकिन प्रोमिसर को छोड़ के किसी और की इच्छा से किया गया काम इज नॉट अ कंसिडरेशन, ठीक है। देखना एग्जाम्पल, Mr. A saved Mr. B's goods. Mr. A saves Mr. B's goods from fire without being asked to do so. Without being asked to do so. Mr. A cannot demand any money from Mr. B. यहाँ पे क्या बोल रहा है देखना बेटे, दो व्यक्ति हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर बी के गोडाउन में आग लग गया, मिस्टर बी के गोडाउन में आग लग गया, तो मिस्टर ए वहां पे ही था, वो वॉलेंटरीली अपने इच्छा से गया गोडाउन के अंदर और सामान बचा के बाहर लाके निकाल के रखा, अपने इच्छा से किया। उसको मिस्टर बी बोला नहीं करने, या मिस्टर बी ऐसे भी नहीं बोला तू बाहर निकाल के ला मैं तेरे को इनाम दूंगा, मिस्टर बी कुछ नहीं बोला, ये वॉलेंटरीली अपने इच्छा से सामान निकाल के लाया गोडाउन से, ठीक है। तो यहां क्या बोल रहा है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा से होना चाहिए, मतलब मिस्टर बी के इच्छा से होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ क्या यहां मिस्टर ए अपने इच्छा से काम किया या कोई उसको बोला काम करने? अपने इच्छा से किया, मिस्टर बी तो बोला नहीं, तो ये मिस्टर बी के डिजायर में नहीं था, मिस्टर बी के बोलने के बाद नहीं किया, इट इज नॉट एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इसीलिए मिस्टर ए को कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर यही इस जगह में अगर मिस्टर बी बोलता कि जाओ गोडाउन के अंदर से सामान बचा के लेके आओ, जो सामान बचा के लाएगा उसको इनाम देंगे, और उसके बाद अगर बी जाता तो फिर उसके बाद अगर ए जाता तो फिर ए को इनाम मिलता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, consideration from promisee or any other person, consideration from promisee or any other person, इसका मतलब ध्यान से सुनना, ठीक है। सपोज यहां मिस्टर ए है, तुम्हारे घर के पास एक बुक स्टोर है, ठीक है, एक बुक स्टोर है तुम्हारे घर के पास, ठीक है। तुम गए उस बुक स्टोर पे, एक पेन खरीद लिए,
यू हैव परचेज्ड अ पेन, ठीक है। और पैसा देने का टाइम जब आया, तुम बोले कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, पापा आएंगे, पापा पैसा दे देंगे, फादर विल पे। तो दुकानदार भी जानता है तुम्हारे पापा को, दुकानदार बोला चलो ठीक है, पापा से ले लूंगा पैसे, है ना। तो फिर तुम सामान खरीद के लेके आ गए, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यू आर द प्रोमिसर, सॉरी, मिस्टर इज द प्रोमिसर एंड द सन इज द प्रोमिसी, ठीक है। अब पैसा किसको देना चाहिए था बताओ? सन को देना चाहिए था, क्योंकि बेटा सामान खरीद के लाया तो बेटे को पैसा देना चाहिए था। लेकिन बेटा पैसा नहीं देके उसके बदले कौन पे कर दिया? द फादर हैज पेड। तो भी चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है। फादर पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ द सन। तो क्या सन अब और फिर से पैसा देने के लिए लायबल है? क्या दुकानदार फिर से सन से पैसा मांग सकता है? नहीं, नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि फादर उसको ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं, ठीक है। तो देना किसको चाहिए था? प्रोमिसी को। लेकिन कौन पे कर दिया? द फादर हैज पेड, ठीक है। वही लिखा हुआ इसमें खाली, कंसिडरेशन फ्रॉम। किससे किससे हो सकता है कंसिडरेशन? प्रोमिसी देने से भी चलेगा, इधर फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, दैट इज फादर, ठीक है। तो खुद पे किए तो भी चलेगा, और तुम्हारे बदले कोई और पे कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है पॉइंट नंबर 2? पॉइंट नंबर 1 प्रोमिसर के बारे में था, जो बोलता है कि कंसिडरेशन प्रोमिसर के तरफ से होना, कंसिडरेशन प्रोमिसर के डिजायर से होना चाहिए। लेकिन पॉइंट नंबर 2 किसके बारे में बोल रहा है? कंसिडरेशन प्रोमिसी के तरफ से बोल रहा है कि प्रोमिसी पे कर दिया तो भी चलेगा, और अगर प्रोमिसी के जगह कोई थर्ड पार्टी पे कर देता है, जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी नहीं है, वो भी पे कर दे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो लिखना। 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 कंसिडरेशन में प्रोसीड, प्रोसीड मतलब देना। कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, और कोई भी दे सकता है, हु इज नॉट अ पार्टी टू द contract, who is not a party to the contract. According to the definition of consideration, according to the definition of consideration, the promisee or any other person can pay consideration. Promisee or any other person can pay consideration. In other words,
there can be a stranger to a consideration. In other words, there can be a stranger to a consideration, but there cannot be a stranger to a contract. ये क्या लिखे हो सर? बताता हूं अभी बेटे. ठीक है, तो ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा. खाली आखिरी ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट अभी बताना बाकी. ठीक है, देखना. तो जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था, बुक स्टोर से अपने सामान खरीद के लाए, बेटा सामान खरीद के लाया और पैसा कौन पे कर दिए? फादर पे कर दिए. तो चलेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ये तो. ठीक है, तो वही लिखा हुआ. इन अदर वर्ड्स, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर मतलब बाहर वाला व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट कौन कौन है? ये दोनों, मिस्टर ए एंड सन. तो बोला देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन के समय एक स्ट्रेंजर हो सकता है. स्ट्रेंजर हो सकता है कंसिडरेशन के समय. इतना समझ में आ रहा है. बट लेकिन देयर कैन नॉट बी ए स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट. इसका मतलब क्या है? ए और बी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है और फादर क्या है? फादर बाहर वाले हैं, स्ट्रेंजर है. तो कंसिडरेशन देते समय कंसिडरेशन स्ट्रेंजर दे सकता है, वो चलेगा. लेकिन अगर सामने वाले के ऊपर केस फाइल करना है, जैसे कि सपोज सन जो पेन लिया था वो डैमेज निकला, खराब निकला, और सन केस फाइल करना चाहता है ए के नाम पे, तो इस केस में सन ही केस फाइल कर सकता है. फादर कैन नॉट फाइल अ केस. फादर फाइल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं है. मतलब स्ट्रेंजर सिर्फ क्या कर सकता है? कंसिडरेशन देते समय एक स्ट्रेंजर हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकता है कंसिडरेशन देते समय. लेकिन जब एक कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट्स, कॉन्ट्रैक्ट का राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूटीज का बात होगा, तब कोई बाहर वाला उसको क्लेम नहीं कर सकता. खाली पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट उसको क्लेम कर सकते हैं. मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में ए एंड सन ये दोनों पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो इसका बेनिफिट्स, राइट्स, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज सब कुछ ये दोनों के हाथ में है. कोई बाहर वाला उसको क्लेम नहीं कर सकता. बाहर वाला सिर्फ क्या कर सकता है? कंसिडरेशन पे कर सकता है. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो जब कंसिडरेशन का बात आता है तो बाहर वाला हो सकता है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थर्ड पार्टी कैन नॉट क्लेम बेनिफिट्स. ठीक है, चलो समझ में आ गया. इतना लिखना. एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखेंगे. लिखना एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर मैं समझाता हूं उसको. ठीक है, मिस्टर ए बाय अ गिफ्ट डीड transferred certain property to her daughter. यहाँ मिस्टर ए मत करो, तो लड़की है ना, तो ए कर दो. ए बाय अ गिफ्ट डीड ट्रांसफर सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर with the direction that the daughter should pay annually
a certain sum of money to A's brother. Whereas daughter agreed in writing to pay. Afterward she refused to pay. Saying that there is no consideration from the brother. ठीक है, तो पहले इसका मतलब समझा देता हूं तुमको, ठीक है, उसके बाद बताता हूं क्या डिसीजन आया इस केस में। ठीक है, पहले इसका मतलब देख लो। ठीक है, ए नाम की एक लेडी है, ठीक है, जो कि अपना सारा प्रॉपर्टी अपने बेटी के नाम कर दी, गिफ्ट दे दी सारा प्रॉपर्टी अपनी बेटी को, और साथ में क्या कंडीशन की कि सारा प्रॉपर्टी तो दे रही है, लेकिन डॉटर क्या करेगी, मिस्टर एज ब्रदर, मिस्टर ए बार बार बोल रहा हूं मैं, देखो मिस्टर ए नहीं, एज ब्रदर, ठीक है, ए का जो भाई है उसको हर साल कुछ पैसा देते रहेगी, कौन, डॉटर। ठीक है, तो अपना सारा प्रॉपर्टी डॉटर के नाम पे कर दी, और क्या कंडीशन की कि डॉटर हर साल कुछ एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ब्रदर को पे करती रहेगी। ठीक है, ये डॉटर एग्री भी कर गई, डॉटर हैज एग्रीड, तो ए जो है सारा प्रॉपर्टी डॉटर के नाम पे कर दी, और डॉटर एग्री की कि वो कुछ एक फिक्स अमाउंट एज ब्रदर को पे करेगी। ठीक है, मतलब इसके भाई को पे करेगी। ठीक है, अब बाद में ये डॉटर क्या बोल रही है, डॉटर मना कर रही है पैसा देने से एज ब्रदर को। क्यों मना कर रही है, ये बोल रही है कि देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि देयर मस्ट बी कंसिडरेशन फ्रॉम बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी से कंसिडरेशन होना चाहिए। तो यहां बोल रही है मैं तो इसको एक फिक्स अमाउंट पे कर रही हूं, तो मेरे तरफ से कंसिडरेशन है, लेकिन एज ब्रदर तो बदले में कुछ नहीं दे रहा। क्या एज ब्रदर कुछ दे रहा है बदले में? नहीं, कुछ नहीं दे रहा, तो मेरे तरफ से कंसिडरेशन है, लेकिन सामने वाले के तरफ से कंसिडरेशन नहीं है, हेंस ये कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड नहीं है, और मैं पैसा देने के लिए लायबल नहीं हूं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो बताओ कि डॉटर का बोलना सही है या फिर नहीं। डॉटर का देखो लॉजिक से देखोगे तो कंसिडरेशन नहीं है एज ब्रदर के तरफ से, क्योंकि एज ब्रदर तो कुछ नहीं कर रहा, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है देयर मस्ट बी कंसिडरेशन फ्रॉम बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टी से कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन यहां डॉटर की तरफ से कंसिडरेशन है, डॉटर पैसा दे रही है एज ब्रदर को, लेकिन एज ब्रदर बदले में क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो उसके तरफ से कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा गया है कि कंसिडरेशन या तो प्रोमिसी के तरफ से भी हो सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी के तरफ से भी हो सकता है। तो यहां पे कंसिडरेशन भले ही एज ब्रदर के तरफ से नहीं है, प्रोमिसी के तरफ से कंसिडरेशन नहीं है माना, लेकिन एक थर्ड पार्टी के तरफ से कंसिडरेशन था, प्रॉपर्टी मिला था ना, तो कंसिडरेशन था ए के तरफ से, तो इसीलिए लॉ में लिखा गया है
कंसिडरेशन कैन बी फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। इसका मतलब एज ब्रदर के तरफ से कंसिडरेशन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, थर्ड पार्टी की तरफ से तो कंसिडरेशन है, ए की तरफ से तो कंसिडरेशन है, इसीलिए ये डॉटर जो है वो लायबल होगी पैसा देने के लिए। समझ में आ रहा है? आया ना समझ में? कुछ नहीं है, ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और बोलिए एक फिक्स अमाउंट पे करते रहना मेरे भाई को, लेकिन बाद में वो डॉटर मना कर रही है, बोल रही है कि भाई तो कुछ नहीं कर रहा, मैं उसको किस नाम से पैसा दूं। तो इट वाज हेल्ड दैट जो प्रॉपर्टी पहले मिला है वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है ब्रदर को पैसा देने के लिए, और ये डॉटर को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, लिखना इट वाज हेल्ड दैट, आंसर लिख लो इसका क्या डिसीजन हुआ। इट वाज held that the daughter is liable to pay his brother as the property received from A is sufficient कंसिडरेशन। जो प्रॉपर्टी मिला है वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है। ठीक है, इतना क्लियर है एकदम? समझ में आ गया इतना? हाँ सर, इतना हमको समझ में आ चुका है। ठीक है, चलो तो अभी तक हम लोग सिर्फ 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। जब कंसिडरेशन का सारा पॉइंट्स पढ़ लेंगे तो फिर हम वो डेफिनेशन में जाएंगे कंसिडरेशन का। ठीक है, आज की क्लास में इतना पढ़ेंगे, इतना रिवाइज करके आना है कंसिडरेशन का। नेक्स्ट क्लास में अपने कंटिन्यू करेंगे कंसिडरेशन। ठीक है, चलो थैंक यू।